बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब की बहनों ने पिछले मंगल को ये कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ ये 92 की तादाद में है, बल्कि उन्होंने तादाद पूछी थी और फिर कंफर्म करके बताया था कि वो तमाम एमपीएस मंगल वाले दिन सारे यहाँ पे पहुंचेंगे अडियाला जेल के बाहर। और ये प्लान किया गया था कि जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, उन तमाम को अडियाला जेल के बाहर आना चाहिए। ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पार्टी के बाकी लोगों ने भी की कि सबको पहुंचना चाहिए और जरूर आना चाहिए, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई अवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक्तदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी, उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक्तदार में बैठे हुए, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में है, उनकी बिनाई जाया हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया हुआ। अब देखना यह है कि सब लोग पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और क्या मनाजर हम देखते हैं। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से राब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो राब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊंगा। अब पता नहीं पूछने पे उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफज कर दी है और अडियाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं, तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकले और अडियाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो। क्योंकि ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अब ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशियरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखें ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया। देखें इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और खबर नाजरीन चलवाई जा रही है, और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने तो फिर बने एक दफा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पे बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया है, इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, कर्जे इतने ज्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्जों को नहीं उतार पाएगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। आज अगर ये इमरान खान को लाके हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकोनॉमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीजें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गई, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया, मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए, लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, बड़े बड़े कारोबार
फारिग हो गए, किसी किस्म का इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा, इसीलिए वो जरा अपने मुंह से मानते हैं कि जनाब क्योंकि हम टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो गए, लिहाजा हमने लेवियां लगा दी, लिहाजा हमने आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया, लिहाजा हमने पेट्रोल महंगा करके वहां से टैक्स इकट्ठा कर दिया। और मैं परवेज रशीद साहब को देख रहा हूं, ये गलत फहमी रही हम लोगों को कि परवेज रशीद कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, या हमें ये गलत फहमी रही कि परवेज रशीद जो है वो एक सच बोलने वाला आदमी है। परवेज रशीद ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया उन्होंने जनाब के ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं ये अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से बढ़ रही हैं। ओ इतनी तो उधर नहीं बढ़ रही जितनी आपने बढ़ा दी है भाई। अगर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं तो आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं है, वो नहीं बढ़ा रहा। यानी इतनी श्रीलंका में नहीं बढ़ी, इतनी बांग्लादेश में नहीं बढ़ी, इतनी इंडिया में नहीं बढ़ी, इतनी अफगानिस्तान में नहीं बढ़ी, इतनी कीमतें तो नेपाल और भूटान में नहीं बढ़ी जितनी आपने बढ़ा दी है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, और आम आदमी की आपने कमर तोड़ दी। और आप ढिले मुंह के साथ कह रहे हैं कि जनाब नहीं ये तो वहां जंग चल रही है, जंग की वजह से नहीं है। आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं कि ये जंग की वजह से नहीं है, ये हमारी नालायकी की वजह से है कि हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम लोगों का खून नचोड़ रहे हैं, हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, महंगाई का एक तूफान लेकर आ रहे हैं। देखे ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या, दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। वैसे इसमें जरदारी ने भी हिस्सा डाला है, इसमें परवेज मुशर्रफ ने भी हिस्सा डाला है। सिर्फ एक लीडर इस मुल्क में आया इमरान खान जिसने इसमें हिस्सा नहीं डाला, बल्कि उसने इसमें कोशिश की कि कौम को इसमें से निकाले, और इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसकी दुश्मन हो गई, क्योंकि उनके लोगों के भी खांचे लगे हुए हैं। तो हर जगह पे जो है ना सबके खांचे लगे हुए हैं। ये जो आईपीपी वाला मामला है इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीलॉग करने वाला हूं, थोड़ा सा काम रह गया, मुकम्मल करके फिर इसको तफसीली एक वीलॉग आपके सामने रखते हैं। तो बिजली सार्फिन से 3 सालों में 19 खरब वसूल किए गए, यानी 1900 अरब रुपया बिजली सार्फिन से 3 सालों में मौजूदा सरकार ने वसूल कर लिया। और ये टैक्स का पैसा है, ये इजाफी टैक्स वसूल किया, ये बिजली की कीमत नहीं है। बिजली के ऊपर जो टैक्स वसूल किया, जो इजाफी टैक्स वसूल किया, वो 3 सालों में 1900 अरब रुपया वसूल कर दिया इन्होंने, 19 खरब रुपया, आप अंदाजा करें। और पाकिस्तानियों को इन्होंने कहा था कि हम तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इन्होंने कहा था कि जनाब हम तो आपको पेट्रोल लेने के लिए आप जाया करेंगे तो मोटरसाइकिल वाले को पैसे नहीं देना पड़ेंगे। इस किस्म के वादे करके इनका मंशूर मैंने निकाला है, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का। मैं एक आधे दिन में आपको मंशूर भी इनका पढ़ के सुनाता हूं, आपको बताता हूं इन्होंने क्या वादे किए थे और कौम के साथ इन्होंने क्या किया है। बहरहाल पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बात पे है कि इमरान खान को बस उसकी आवाज ना आए, उसकी तस्वीर ना आए, जो आदमी उसके हक में बात करे वो बात नहीं सुनाई देनी चाहिए। कोई भी चीज जो इमरान खान से रिलेटेड है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस इस एक बात पे पाबंदी है। बाकी आपने जो लुटमार करनी है आप करें। ये देखें ना बिजली सार्फिन से इन्होंने कितनी लुटमार की है, 3 सालों में 19 खरब वसूल कर लिए। वो इस्लामाबाद में 12 अरब रुपए का एक स्कैंडल भी आ गया जिसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट भी मुलविस है। और गेम क्या डाली जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत जो है इनको जखीरा करते हैं, इसके ऊपर मुनाफा कमाते हैं, लाओ अपना अपना पैसा जमा कराओ। कई लोगों ने हराम का पैसा कमाया हुआ था, 17वें 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर, उन्होंने अपना पैसा इधर लगा दिया, बेचारे रोला भी नहीं डाल सकते कि अब बताना पड़ेगा ना पैसा आया कहां से। भाई जिसने करोड़ों रुपया लगाया वो तनख्वाह में से तो नहीं लगा सकता। अब ये सरकारी अफसरान ने अपना करोड़ों रुपया जो साइड पे किया हुआ था वो इस सट्टे में लगा दिया कि जनाब एक बहरान आया हुआ है, हम भी पैसा कमा लेते हैं। जैसा कि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे सरमायादार मिडिल ईस्ट में पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहना है और अब किस किस्म का स्टेटमेंट आएगा, अब लड़ाई वाला माहौल बनेगा या अब अमन वाला माहौल बनेगा, कीमत $10 नीचे जाएगी या $5 ऊपर जाएगी, वो उनको पहले से आइडिया होता है, वो पैसा बना रहे हैं। इसी तरह का एक माफिया इस्लामाबाद में था। ये 12 अरब रुपए का स्कैंडल जो है ना, पेट्रोल जखीरा करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, आपको भी हिस्सा देंगे, लालच देके, तो ये एक मेगा स्कैंडल इस्लामाबाद में मंजरेआम पे आ गया। जो मर्जी करें आप, लुटमार की खुली इजाजत है पाकिस्तान में, बस आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से दूर रहना है, बाकी आप जो मर्जी करें। फजल रहमान साहब को आज समझ आई होगी, जैसे कि जरदारी साहब को अब समझ आ रही है, जैसे कि बिलावल को अब समझ आ रही है कि ब्रूट मेजोरिटी होती क्या है। जब डंडा दे के इनसे करवाया जाएगा ना आईनी तरमीम पे दस्तखत, जब 28वीं आईनी तरमीम पे इनसे दस्तखत करवाए जाएंगे और इनसे वोट लिए जाएंगे, तो तब इन्हें मजा आएगा और पता चलेगा कि ब्रूट मेजोरिटी होती क्या है। फजल रहमान साहब को सबने समझाया, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, लेकिन उस वक्त इनकी मौजें लगी हुई थी, इनको मजे आ रहे थे। आज फजल रहमान साहब कौमी असेंबली में तकरीर कर रहे थे, उनकी आवाज ही काट दी। आप अंदाजा करें कि फजल रहमान की भी आवाज बंद कर दी जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में मरकजी किरदार अदा किया था और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे मेन मोहरा बना था। फजल रहमान साहब ने मेन मोहरे के तौर पे अपनी ड्यूटी की थी और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे कलीदी किरदार अदा किया था। आज जनाब कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जब तक मीठी मीठी बातें की तब तक चलता रहा मामला, जैसे ही तनकीद शुरू की उनकी आवाज बंद कर दी गई। ये सबके साथ होगा, ये जरदारी के साथ भी होगा, नवाज शरीफ के साथ भी होगा, उनके बच्चों के साथ भी होगा।
پاکستان کے ہر سیاستدان کو اس میں سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یا تو آپ فیلڈ مارشل کی یا جو بھی اس وقت کا جرنیل ہوگا, آپ یا تو اس کی باتیں مانیں گے چپ کر کے, یا پھر آپ سختیاں برداشت کریں گے. دوسرا رستہ کوئی نہیں یہ چھوڑیں گے. دیکھیں نا عمران خان نے کتنا موقع دیا سب کو, بہت موقع دیا عمران خان نے. عمران خان نے اپنے حصے کی مار بھی کھائی, جو خود غلطی کی اس کی بھی مار کھائی, اور جو باقیوں نے کیا اس کا بھی کفارہ ادا کیا. عمران خان نے لگ بھگ پاکستان کی ساری سیاسی کریم کا کفارہ ادا کر دیا, اتنی مار کھائی ہے. اور ان ساروں کو بار بار موقع دیا کہ آؤ مل کر بیٹھ جاؤ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرکوں میں بھیجتے ہیں. جس وقت عاصم منیر کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا تو پی ایم ایل این کو اس بات کا خطرہ تھا, اور ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن نہ دی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہماری منجی ٹھوک دیں گے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بڑا سخت پیغام دیا اور عاصم منیر صاحب کے اوپر کڑی تنقید کرتے ہوئے نواز شریف اور زرداری کو موقع دیا کہ لو میں کوئی ڈیل نہیں کرتا, میں نے تمہیں پھر پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, آؤ جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے وقتی مفاد کے لیے انہوں نے بہت بڑا سیاستدانوں کا نقصان کر دیا. آج سیاست پاکستان میں اتنی کمزور ہو گئی ہے, اس کے لیے عمران خان صاحب نے ان کو موقع دیا تھا کہ اس سارے مسئلے میں سے آپ نکل جائیں, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور نکلو اس میں سے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرک میں بھیجو, ہم پاکستان میں نیا الیکشن کروا لیں گے. دیکھیں نا, اب عمران خان پرفارم کرے گا تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو واپس کسی اور کی باری آ جائے گی. جمہوریت تو ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن ان ساروں نے یہ چنا کہ ہم نے جوتے پالش کرنے, اب جوتے پڑنے کا ٹائم آ گیا ان کو. زرداری صاحب بدمزہ ہو رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب کی بھی آواز کٹ رہی ہے, تو باری باری سب کی باری ہے. میں نے بہت دفعہ کہا اور اب یہ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے. ناظرین, ٹرمپ کے کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں. اب کیونکہ ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف جا رہے ہیں تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گزشتہ 24 گھنٹے کے بیانات ہیں, کیونکہ ایران نے جب تجاویز واپس بھیجی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بڑے سخت بیانات دیے. ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ابھی بھی موجود ہے. ٹرمپ کے مطابق ایران نے زمین دوز یورینیم کے حوالے سے وعدے کیے تھے, لیکن پھر اپنے جواب میں ان وعدوں کو شامل نہیں کیا. ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ایران کی تجویز کو ایک احمقانہ تجویز قرار دیا. ٹرمپ نے کہا میں شی جن پنگ کی بہت عزت کرتا ہوں, پریزیڈنٹ شی کی, جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے, ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, امید ہے وہ بھی میری عزت کرتے ہوں گے. ٹرمپ نے کہا کہ میں کردوں سے بہت مایوس ہوا ہوں, کیونکہ کردوں کو انہوں نے پیسہ اسلحہ سارا کچھ دیا تھا کہ ایران کے اندر جا کے آپ لڑائی کریں اور ایرانیوں کو تنگ کریں, ان کی فورسز کو انگیج کریں. کردوں نے ایسا نہیں کیا, وہ اسلحہ بھی کھا گئے. ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران نے اپنے خط میں ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی کوشش نہ کرنے کا ذکر تک نہیں کیا. ٹرمپ نے امریکی تجویز پر ایرانی جواب کو کچرے کا ڈھیر قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اسے پڑھ کر مکمل بھی نہیں کیا کیونکہ یہ وقت کا ضیاع تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کی جانب سے ایک ایسی دستاویز کے لیے 4 دن تک انتظار کیا جسے تیار کرنے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے, تو 4 دن ہم انتظار کرتے رہے. ساتھ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری بالکل ممکن ہے. میرا ان کے ساتھ 4 یا 5 مرتبہ معاہدہ طے پا گیا تھا, لیکن پھر انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی تجاویز احمقانہ ہے, جنگ بندی معاہدہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے, یعنی کسی وقت بھی ہم جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں اور دوبارہ لڑائی کر سکتے ہیں. یہ بات اسرائیلی اخبارات نے بھی کہی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے بمباری کرنے والا تھا, لیکن پھر امن کو ایک موقع اور دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. نمبر 1, وہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو دوبارہ سے لانچ کر سکتے ہیں, پروجیکٹ فریڈم پلس کے نام سے یا کسی اور نام سے, کہ جناب ہم پھر کوشش کر رہے ہیں یہاں سے آپ نے ہرمز کو کھولنے کی, اور اسی بہانے ایک جنگ شروع کر سکتے ہیں. دوسرا, وہ ایران کے جو باقی ماندہ اہداف ہیں جن کا انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اٹیک کیا جانا چاہیے, وہاں پہ بڑے شدید حملے بھی کر سکتے ہیں. پھر ایرانی جو سیاسی قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی سیاسی قیادت آ جائے جس کے ساتھ آسانی ہو امریکہ کو اور پاکستان کو یا باقی ممالک کو ڈیل کرنے میں, کیونکہ یہ والی قیادت تو ایک لمٹ سے زیادہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اس وقت لائف سپورٹ پر ہے, یعنی بہت کمزور مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ نا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو امریکن میڈیا نے رپورٹ کی, اور یہ خطرناک چیز ہے. ایسی چیزیں نارملی رپورٹ نہیں کی جاتی, لیکن امریکہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے. یہ جبرالٹر کا ایک ایریا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک جزیرہ ہے. جبرالٹر جو ہے یہ اسپین اور مراکش کے بیچ میں ایک ایریا ہے. یہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک آبدوز پہنچائی ہے. نارملی اس آبدوز کی لوکیشن نہیں بتائی جاتی, لیکن امریکہ نے بتایا, ان کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ امریکہ نے جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز جبرالٹر پہنچا دی ہے, اور خطے میں شدید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اس کے آنے کے بعد. یہ جو جبرالٹر میں آنے والی آبدوز ہے یہ بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہے, اور اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے, اور یہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اب یہ موو کرتی ہوئی جبرالٹر تک پہنچ گئی ہے, تو یہاں سے اس کو بہت کم ٹائم لگے گا اگر یہ اٹیک کرنا چاہتی ہے. اور اگر ان میزائلز کی رینج زیادہ ہے تو یہ یہاں سے بھی اٹیک کر سکتی ہے,
یہاں سے بھی یہ حملہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس قسم کی لڑائی ہو دنیا میں، مگر حالات جو ہے وہ لڑائی کے بغیر ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی مشکل سے دے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ناظرین اور آئی ہے، اور یہ امریکہ کے اسلحے کے حوالے سے رپورٹ ہے، اور یہ فاکس نیوز نے اب رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا جو اسلحہ خانہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایران کے ساتھ جو لڑائی امریکہ نے لڑی ہے یہ لگ بھگ 1.25 مہینے کے اندر ہی ضائع ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشیا گزشتہ کئی سالوں سے یعنی 2022 سے لڑ رہا ہے، آج 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لگ بھگ سوا 4 سال ہو گئے ہیں رشیا یوکرین سے لڑ رہا ہے۔ یوکرین کو ساری دنیا ویپن دے رہی ہے اور رشیا کے ہتھیاروں کے ذخیرے ختم نہیں ہو